अस्सलाम वालेकुम। अब हम पार्ट 3 जो है वो स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का। इसमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स मैंने लिखी हैं, केल्विन स्टेटमेंट एंड क्लॉजियस स्टेटमेंट्स। टू साइंटिस्ट हैं, इन्होंने जो है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को जो है वो स्टेटमेंट्स के हिसाब से जो है वो डिफाइन की है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की तरफ अगर हम जाएं, तो वो क्या था, क्यू जो है वो डब्ल्यू में चेंज हो जाती है हीट, और डेल्टा यू जो है ये जीरो है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें जो है वो बुक पे तो एग्जैक्टली तो इस तरह मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन एक्चुअली ये था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक क्यू जो है वो वर्क डन में जब चेंज हो जाती है तो डेल्टा यू जो है वो डब्ल्यू होती है। लेकिन ये जो सेकंड लॉ कहता है कि जब ये आपने जीरो रखना है, यानी इंटरनल एनर्जी जब जीरो होगी तो आप जो हीट दे रहे हैं क्यू, जो कि ब्रेकअप होती है क्यू, हीट क्यू दे रहे हैं फॉर एग्जांपल, या क्यू वन दे रहे हैं, टोटल हीट, उसकी कुछ ना कुछ अमाउंट जो है आपको सराउंडिंग में इजेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, रिलीज करनी पड़ेगी, यानी आपको एनवायरनमेंट को जो है वो हीट देनी पड़ेगी। टोटल अमाउंट आई है, हीट आई है, उसमें से कुछ ना कुछ आपको एनवायरनमेंट को जो है वो जो कोल्ड रिजर्वायर है, जिस तरफ हीट जो है वो कम है उस तरफ जो है इजेक्ट करनी पड़ेगी, रिलीज करनी पड़ेगी। देन ये जो डेल्टा यू जो है इज इक्वल टू डब्ल्यू होगा, ठीक है। फाइनल और इनिशियल स्टेट्स जो है वो सेम होगी, तो फिर ही जो है ये पॉसिबल है कि इंटरनल एनर्जी जो है वो जीरो हो जाए। तो ये जो पाथ है बेसिकली कि किस तरफ हीट जो है वो रिलीज होगी, ये जो पाथ है ये फिर सेकंड लॉ डिस्क्राइब करता है। पाथ जो साइक्लिक पाथ है, जिससे हमें आइडिया होता है कि डेल्टा यू जो है वो कैसे जीरो होगी, ये चीज जो है वो इंटरनल एनर्जी जो है वो डिस्क्राइब करती है। क्योंकि वैसे जो सिस्टम है वो इस तरह कंसिडर किया जाता है कि ये हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर है, यहाँ पे जो है वो इंजन है, ये वर्क डन कर रहा है, तो ये कंटिन्यूसली जो है वो कंटिन्यूसली साइकिल नहीं चल सकता जब तक कि इस सिस्टम के तहत ये सिस्टम एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। केल्विन के स्टेटमेंट के मुताबिक कि आपने जो है वो एक हॉट रिजर्वायर है, ठीक है, हीट यहाँ से जाएगी, ठीक है, और वर्क डन हो रहा है डब्ल्यू, ठीक है, यानी क्यू जो है वो डब्ल्यू में चेंज हो रहा है, और डेल्टा यू आप कह रहे हैं कि जीरो है। ये इस सिस्टम के तहत पॉसिबल नहीं है। केल्विन कहता है कि होगा क्या कि कुछ हीट जो है वो ये जो एलटीआर है, जो कि लो टेम्परेचर रिजर्वायर है, यानी कोल्ड रिजर्वायर है, उसकी तरफ जो है वो कुछ हीट जाएगी, ठीक है। देन ये पॉसिबल है डेल्टा यू जो है वो डब्ल्यू हो जाए, देन फिर ये क्यू इक्वल टू डब्ल्यू। तो ये चीज बहुत जरूरी है, यानी हीट का जो है वो कोल्ड रिजर्वायर की तरफ इजेक्ट होना, सराउंडिंग भी कंसीडर कर सकते हैं आप इसको। कोई भी जो पार्ट है जो जिस तरफ हीट जो है वो लेस है उस तरफ जाएगी, एनवायरनमेंट भी इसको हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये उसने बताया था केल्विन ने, ठीक है। केल्विन की स्टेटमेंट जो है वो यही जो कि बुक पे लिखी भी है, इसको मैं पढ़ता हूँ। इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ डिवाइस impossible to devise a process which may convert heat extract from a single reservoir, यानी दो रिजर्वायर नहीं है, उसकी स्टेटमेंट यही है ना, इम्पॉसिबल, यानी पहले सिंगल रिजर्वायर मैंने बनाया था, ये तो मैंने बनाई नहीं थी डायग्राम, तो ये करें इम्पॉसिबल है कि आप यहाँ से हीट जो है एक्सट्रैक्ट करें और टोटल की टोटल जो है वो वर्क डन में चेंज कर लें और कोल्ड रिजर्वायर में हीट जाए ना, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, केल्विन के स्टेटमेंट के मुताबिक, ठीक है। यहाँ से ये आपको आइडिया हो गया कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से जो है वो क्या चीज जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है। केल्विन स्टेटमेंट भी हमने देख ली। अब जो क्लॉजियस जो साइंटिस्ट है, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि ये क्या कहता है। इसके तहत ये है कि अगर ये हॉट रिजर्वायर है और ये कोल्ड रिजर्वायर है, ये T1 है, ये T2 है, अगर हीट को इधर से उधर कन्वर्ट करना हो, हीट को कोल्ड रिजर्वायर से अगर उस तरफ ले जाना हो, तो ये कहता है कि विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क, विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क वो पॉसिबल नहीं है, यानी आपको वर्क डन करना पड़ेगा। यानी आप ये जो क्यू हीट है इस तरफ ले जाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल इसको अगर आप नाम दे दें Q2, ठीक है, Q2,
ये आप इस तरफ ले जाना चाह रहे हैं ऊपर, इसको हम Q1 दे दें, तो ये वर्क डन के बगैर पॉसिबल नहीं है। यानी आपको जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा कि ये हीट जो है इस तरफ ट्रांसफर हो, यानी हॉट रिजर्वायर में। इट्स मीन कि ये जो Q1 है, ये जो Q1 है ये तभी हमें हासिल होगी Q2 प्लस हम वर्क डन भी करेंगे, तो फिर ये जो टोटल Q1 है ये हॉट रिजर्वायर की तरफ जाएगी। ठीक है, यहाँ से फिर हमें मजीद ये भी आइडिया होता है कि हम हीट जो है वो कोल्ड रिजर्वायर से नहीं ले सकते, हम हीट जो है वो हॉट रिजर्वायर से लेंगे। अगर हम कोल्ड रिजर्वायर से हीट लेंगे तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, एनर्जी जो एक्सपेंडिचर करनी पड़ेगी। यानी यहाँ तक Q1 गेन करने के लिए हमें इस Q2 को ऊपर पहुंचाने के लिए, ठीक है, प्लस वर्क डन भी जो है वो करना पड़ेगा, फिर ये हमें एनर्जी मिलेगी Q1। ठीक है, तो ये इसकी ये स्टेटमेंट जो है वो ये कहती है, तो ये भी आपने ज़हन में रखना है, ये भी एक इम्पोर्टेंट जो है वो पॉइंट था। क्योंकि आपको पता है जो सराउंडिंग्स है उनकी हीट जो है वो हॉट रिजर्वायर होगा जो उससे कम होती है, इसलिए सराउंडिंग से हम जो है वो हीट वगैरह जो है वो नहीं ले सकते। नेक्स्ट है हमारा कार्नेट इंजन, इसको देखते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके अंदर डिस्कस करना है। इसमें कुछ प्रोसेसेस हैं मैं वो लिखता हूँ, कुछ ग्राफ बनाते हैं इसका। नंबर 1 जो प्रोसेस है वो है आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, सिमिलरली आइसोथर्मल, कंप्रेशन भी हम इसको कह सकते हैं। इनके एग्जैक्ट जो मैं लिखता हूँ ताकि मजीद क्लैरिटी हो जाए आपको। आइसोथर्मल ये एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। यहाँ पे जो है वो ग्राफ बना लेते हैं हम, ये भी ग्राफ भी इसके रिलेट करके जो है आपको बताऊँ। इस तरफ जो है वो V है, इस तरफ आप P ले लें। ये डायग्राम जो है वो आप ध्यान में रखें, ठीक है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। अब देखें आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये जो है वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन की है। ठीक है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता क्या है कि हम यहाँ पे जो है वो Q1 जो है वो हीट दे रहे हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन Q1 जो है वो हीट दे रहे हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो T1 होगा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा A B C इसको B करना है। ठीक है, T1 टेम्परेचर और Q1 जो हमने हीट दिया, जब हम हीट देंगे तो आपको पता है एक्सपैंड करेंगे। तो T1 ले रहे हैं, वो जो टेम्परेचर हमने कांस्टेंट फिक्स किया हुआ है T1, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। तो टेम्परेचर यहाँ पे T1 जो है वो कांस्टेंट हो गया, ठीक है, वेरी नहीं कर रहा, ये T1 ही रहेगा यहाँ तक। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट है, एक्सपैंड होगा तो हम Q1 दे रहे हैं। जब हम हीट दे रहे हैं सिस्टम को तो एक्सपेंशन होगी, जब एक्सपेंशन होगी तो आपको पता है कि यहाँ पे जो डेल्टा U है वो तो 0 हो जाएगा क्योंकि T कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो उस हिसाब से एनर्जी तो जो है वो सेम रहेगी, इंटरनल एनर्जी। तो डेल्टा जो इंटरनल है, जो मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो 0 हो जाएगी। तो इट्स मीन कि जो Q1 है वो W के इक्वल होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक डेल्टा U प्लस W, ये जो काफी दफा जो है बता दिया आपको, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। एक चीज ये क्लियर करते हैं। अब ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रही है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में अगर आप नोट करें यहाँ पे T1 है, टेम्परेचर यहाँ पे आते आते T2 हो जाए, डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, एक्सपेंशन हो रही है। तो इट्स मीन कि यहाँ पे हमने हीट तो दी नहीं है क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है। जब हमने हीट नहीं दी तो होता क्या है कि जो वर्क डन है ये माइनस
यू के इक्वल है, ठीक है। डब्ल्यू किसके इक्वल है, माइनस यू, क्योंकि क्यू आपको पता है किसके इक्वल है, डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। जब ये हीट जीरो एडियाबैटिक प्रोसेस है तो डब्ल्यू किसके इक्वल आ गया, माइनस डेल्टा यू। यानी सिस्टम खुद अपनी इंटरनल एनर्जी जो है वो यूज कर रहा है। सिस्टम जब खुद अपनी इंटरनल एनर्जी यूज करेगा तो वो कम भी हो जाएगी। इसी तरह आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर भी जो है वो डिक्रीज हुआ है, T1 से T2 की तरफ आ गया, ठीक है। टेम्परेचर इस तरफ से T1 से T2 की तरफ आ जाता है। ये चीजें ज़हन में रखनी है। यहाँ से कॉन्सेप्ट आपको मैं देता हूँ, फुल डिटेल से नहीं हमने डिस्कस करना। तो ये एडियाबैटिक यूवी एक्सपेंशन आ गई, हीट ना एंटर हो रही है ना हीट हो रही है, ये जीरो है क्यू, ठीक है। तो ये वर्क डन स्टेट बना गया। ये डिफरेंट स्टेट्स हैं, इनको ज़हन में रखना आपने। नेक्स्ट आइसोथर्मल जो है वो कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन है ये, आइसोथर्मल कंप्रेशन। इसमें जो Q2 हीट है वो रिलीज होगी, ठीक है। इसमें Q2 जो हीट है वो रिलीज होगी, जिसको हम आइसोथर्मल जो है वो कंप्रेशन करेंगे कि उसमें कंप्रेशन होगी, ठीक है। उसके नतीजे में जो है वो हीट जो है वो रिलीज होगी। इसमें ये चीज भी आपने ध्यान, लेकिन यहाँ पे भी अगर आप देखें तो डेल्टा यू जो है वो जीरो होगी, क्योंकि टी कांस्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस है। ये यहाँ पे भी जो है वो कांस्टेंट है, यानी T2 जो है वो T2 ही हम ले रहे हैं पूरे एरिया में जो है वो T2, जो कि कांस्टेंट है, वेरी नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये एक चीज जो है वो आपने ध्यान में रखनी है। मतलब सिंपल जो है वो चीज है। तो W जो है वो इसके इक्वल आ जाएगा यहाँ, Q आपको पता है W प्लस डेल्टा यू, तो ये W के इक्वल आएगा। कंप्रेशन लेकिन माइनस आएगा, उसकी रीजन क्या है कि क्योंकि कंप्रेस हो रहा है सिस्टम जो है वो वर्क डन कर रहा है, तो हम माइनस में लेते हैं। तो ये फॉर्म भी जो है आपने ध्यान में रखनी है। लास्ट वन जो है वो भी इंपॉर्टेंट एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है। ये जो है एडियाबैटिक कंप्रेशन है। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे जो टेम्परेचर था T2, इस तरफ जाते जाते ये हो जाएगा T1, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको पता है टेम्परेचर जो है वो वेरी कर रहा है, लेकिन हीट तो हमने ना दी है, तो इसलिए जब हम लिखेंगे Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस W, तो हीट तो होगी जीरो, ठीक है। यहाँ पे तो जो W है वो किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा यू के, क्योंकि हम यहाँ पे होता क्या है कि हीट जो है वो कंप्रेशन हो रही है डे बाय डे, कंप्रेशन के नतीजे में ये जो है इंटरनल एनर्जी जो है वो बढ़ती है, तो टेम्परेचर भी बढ़ता है, ठीक है। गैस क्या हो रही है, कंप्रेस। ये वर्ड पे भी गौर करना, एक्सपेंशन कहाँ पे हो रही है, कंप्रेशन कहाँ पे हो रही है। यहाँ पे कंप्रेशन होगी तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, उसके लिए जो टेम्परेचर भी जो है वो बढ़ेगा मेंटेन करने के लिए। क्यों बढ़ रहा है टेम्परेचर, ये देखें टेम्परेचर बढ़ रहा है और दोबारा उसी स्टेट पे आ गया, टेम्परेचर बढ़ रहा है और दोबारा उसी स्टेट पे आ गया। ये पॉइंट भी आपने जो है वो ज़हन में रखना था। दूसरा ये भी है कि ये जो T2 है, ये आपको मैं बता दूं कि ये जो T1 है ये हॉट रिजर्वायर के लिए है, और ये जो T2 है ये कोल्ड रिजर्वायर के लिए हम ले रहे हैं। इसलिए दोबारा टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है और अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है, इनिशियल पॉइंट पे आ जाता है। तो ये इस तरह जो है एक साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी जो है वो जीरो हो जाती है, ठीक है। कोई जो यहाँ पे ये आप देख रहे हैं यहाँ पे इंटरनल एनर्जी जीरो है, यहाँ पे ओवरऑल ये दोबारा गेन जो है वो इसी पॉइंट पे आ गया, इनिशियल जो है वो पॉइंट पे। ये फॉर्म भी आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है। ये सारा कॉन्सेप्ट आपको आइडिया हो गया इसका। मजीद कुछ चीज़ें उनको हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर से। ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको आपने अच्छी तरह जो है ज़हन में रखना है। अगर आप देखें, हमें पता है कि जो एफिशिएंसी है वो किसके इक्वल है। नेक्स्ट हम उसी को हम देखते हैं, आउटपुट एंड इनपुट, ठीक है। इस फार्मूले को हम डिस्क्राइब करते हैं। आपको पता है आउटपुट जो हमने दी थी, आउटपुट हमें वर्क मिल रही है और इनपुट जो हमने Q1 दिया है, लेकिन आपको पता है W किसके इक्वल है, Q2 माइनस Q1। तो हम लिख सकते हैं एफिशिएंसी को Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q1, ये आ जाएगा Q2 Q1 माइनस Q1 ओवर Q1। तो ये यहाँ पे अगर आप देखें थोड़ी सी जो कि मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, ये जो है वो Q2 है, ये Q1 है,
Q1 है, ये Q2 है, Q1 ये Q2, यहाँ पे भी जो है 1 लगा दें, ये 1 आ जाएगा, ये ऑब्वियसली Q2 मिस्टेक हो गई थी, ये यहाँ देख लो Q1 Q2 Q1, ये आ जाएगा एफिशिएंसी का जो है वो फार्मूला। लेकिन हम परसेंटेज में लेते हैं, परसेंटेज एफिशिएंसी, इसको हम 100 से जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक तो ये एफिशिएंसी का फार्मूला आपने ध्यान में रखना। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो Q2 है वो हीट है कोल्ड रिजर्वायर की, जो Q1 है ये हॉट रिजर्वायर की जो है वो हीट है। ये ध्यान में रखना था कि वैल्यूज जब दी जाए तो आपको आइडिया हो जाए किस तरह फाइंड करना है। तो इस पर क्वेश्चंस बन सकते हैं कि आपको कोल्ड रिजर्वायर की हीट दे दीजिए और हॉट रिजर्वायर की हीट दे दीजिए और एफिशिएंसी का पूछ लिया जाए किसी भी इंजन की, तो ये भी आपने जो है वो उससे फार्मूले को ध्यान में रखना है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको ये पता है कि हम Q1 ओवर Q2 इज इक्वल टू T2 ओवर T1 इनको प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं, क्योंकि असल में टेम्परेचर ही है ना हॉट रिजर्वायर का, इससे जो हीट जो है वो जनरेट हो रही, और T1 जो है वो जो कि हम ले रहे हैं किसके लिए, हॉट रिजर्वायर के लिए, और Q1 जो है वो हीट जनरेट हो रही। तो इनको प्रोपोर्शन में हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब जब प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं तो ये फार्मूला कैसे चेंज होगा, ये देखिए परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी 1 माइनस T2 ओवर T1 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये टेम्परेचर के केस में जो है वो फार्मूला आ गया। जब टेम्परेचर दिया जाएगा तो उस हिसाब से भी आपने देख लेना है कि एफिशिएंसी जो है वो किस तरह कैलकुलेट की जा सकती है। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये हॉट रिजर्वायर के लिए और T2 जो है वो कोल्ड रिजर्वायर के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर कोल्ड रिजर्वायर को जो है वो हम इसको T1 जो हॉट रिजर्वायर है इसको अगर हम बढ़ाते जाएं तो इस पे क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। अगर इसको हम बढ़ाएंगे तो इस पे क्या इफेक्ट आएगा, तो ये आप देख सकते हैं रिलेशन का भी आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये देखें, अगर हम बुक पे लिखा हुआ है कि इसको हम 0 कर देंगे, ये फैक्टर हो जाएगा 0, एफिशिएंसी आ जाएगी 100%, जो कि पॉसिबल नहीं है। किसी भी इंजन की एफिशिएंसी जो है 100% पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो कोल्ड रिजर्वायर है इसका टेम्परेचर जो है वो 0 केल्विन जो कि हम लेते हैं 0 केल्विन नहीं हो सकता। और ये भी ध्यान में जब आपने कैलकुलेशन करनी है तो टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में चेंज करना। वो हम स्केल्स हैं, कुछ फार्मूलाज वो मैं लिखूंगा, वो ध्यान में रखना है आपने, बेसिक फार्मूलाज। वो फार्मूलाज मैं आपको लिख देता हूँ, उनको आपने अच्छी तरह देख लेना। उनको मैं नाम दे देता हूँ स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर है, इनकी जो कन्वर्जन फार्मूलाज ये मैं लिख रहा हूँ। यानी आपने अगर फ़ारेनहाइट को जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना है तो ये यूज़ करेंगे। जब डिग्री सेंटीग्रेड जो सेल्सियस स्केल है उसको हम फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो ये यूज़ करेंगे। अब आपको थोड़ा सा याद कैसे आपने रखना है। फॉर एग्जांपल आप ये देखें, सी पहले आता है अल्फ़ाबेट्स में और एफ जो है बाद में आता है। सिमिलरली 5 जो है वो पहले आ रहा है 9 से, तो यहाँ पे जो है वो ऊपर 5 है, यहाँ पे ऊपर जो है वो 9 है। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है। और इसमें ये माइनस हो रहा है, इसमें ये प्लस हो रहा है। मोस्टली स्टूडेंट्स ये भूल जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। तो केल्विन को अगर डिग्री सेंटीग्रेड में डिग्री सेंटीग्रेड से जो केल्विन में करना हो तो प्लस कर देंगे 273। अगर डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में जाना हो तो माइनस कर देंगे 273। तो ये रिलेशन भी जो है वो ध्यान में रखना है आप। तो ये सिंपल है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि चीज़ें किस तरह जो है हमने देख ली। अब बुक पे जो है वो एक स्केल सिंपल सा लिखा हुआ है टेम्परेचर का जो फार्मूला है, थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर वो क्या चीज़ है उसको मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ये फार्मूला आपने याद करने हैं कन्वर्जन, जो कि यूज भी होंगे। थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर जो बुक पे फार्मूला लिखा हुआ है उस पर जरा गौर करें। ये चीज़ इस तरह जो है वो लिखी हुई है,
यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, इन कंपैरिजन एक फार्मूला हम जो है वो देख चुके हैं, ये रेशो कि हम इस तरह जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। एक तो ये चीज होगी कि हम इस तरह जो है वो लिख सकते हैं। अब देखें, ये Q1 को हमने Q ले लिया है, Q2 को हमने ये Q3 ले लिया है। ये फार्मूला जो लिखा उसका मैं बता रहा हूँ बैकग्राउंड, ये तो आपको पता है। T को हमने T1 ले लिया और T2 को हमने ये ले लिया। अब हमने ये फैक्टर हम क्यों लेते हैं, असल में ये है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, इस टेम्परेचर पे वाटर जी की जो है वो तीनों थ्री जो स्टेट्स हैं, आइस, ठीक है, आइस आपको पता है लिक्विड फॉर्म है उसकी, सिमिलरली जो है वो स्टीम है। ये तीनों स्टेट्स जो है इस टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती हैं। अगर आप प्रैक्टिकली देखिए आइस को, आइस आपने देखा हो नॉर्मल, तो आइस आपको पता है कि उस पर वाटर भी नजर आता है, लिक्विड स्टेट भी और स्टीम भी निकल रही है। सिंपल आइस को आप देखिए कहीं पे भी, तो तीनों स्टेट्स जो है वो इस पर एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए इसको हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर भी कहते हैं। इसलिए हम ये यूज कर रहे हैं कि इस टेम्परेचर पे हमें Q3 की हीट का आइडिया हो जाएगा, तो हम ये जो टेम्परेचर है हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला हम जो है वो यूज करते हैं मोस्टली, क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट जो है उसमें हम फिजिकल स्टेट पे जो है वो डिपेंड करते हैं। आपको पता है डिग्री सेंटीग्रेड में हम फ्रीजिंग पॉइंट लेते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो स्टेट के हिसाब से हम उसमें डिपेंडेबल हैं। सिमिलरली फ़ारेनहाइट में भी जो है वो उसी तरह ही है। ठीक है, तो वहाँ पे भी जो है वो स्टेट के हिसाब से हम जो है वो इशू आता है, वहाँ पे हम स्टेट्स पे जो है वो डिपेंड करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो हमें फिजिकल स्टेट्स को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये अब इसमें जो दो मेन टॉपिक्स पे रह गए हैं उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है पेट्रोल इंजन। ये 4 डायग्राम्स मैंने बनाई है, यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि पेट्रोल इंजन जो है ये किस तरह जो है वो वर्क करता है और डिफरेंट जो है वो इसके स्टेप्स हैं 4। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें, ये जो फर्स्ट डायग्राम है, अगर इस पे आप फोकस करें, ये जो डायग्राम है इसको हम इनटेक स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले पार्ट्स के आपको नाम बता दूं कि ये पिस्टन है, ये कनेक्टिंग रॉड है और ये क्रैंकशाफ्ट। ठीक है, होता क्या है बेसिकली कि जब ये पिस्टन जो है वो मूव करता है नीचे, तो जो कनेक्टिंग रॉड है वो क्रैंकशाफ्ट के साथ जो है वो मतलब जुड़ी हुई है, रिलेट कर रही है उसके साथ। पिस्टन जो है वो ऐसे मूव करेगा तो क्रैंकशाफ्ट जो है वो रोटेट करेगी इस तरह। ये ऐसे आप कंसीडर कर लेंगे कनेक्टिंग रॉड को, तो इसको जो है वो क्रैंकशाफ्ट कंसीडर कर लें। ठीक है, ये पिस्टन जो है वो ऐसे मूव करेगा डाउनवर्ड, ऐसे पिस्टन मूव करेगा तो ये इस तरह जो है वो रोटेट करता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। ये तो इसके पार्ट्स हैं। अब इनटेक होता है क्या इनटेक में, कि यहां से आपको पता है एयर प्लस फ्यूल मिक्सचर जो है, एयर प्लस फ्यूल जो मिक्सचर है कार्बोरेटर से, पेट्रोल इंजन में आपको पता है कार्बोरेटर से जो है वो फ्यूल जो है वो इकट्ठे जो है वो यहां से इंजन में जो है वो एंटर होंगे, ये वेल्व ओपन होगा और ये क्लोज होगा इसमें। ये चीजें ज़हन में रखनी है आपने। ठीक है, यहाँ पे जो है ये एंटर होगा एयर प्लस फ्यूल, और ये स्पार्क लगा हुआ है, स्पार्क प्लग। ये हो गया सक्शन स्ट्रोक, एयर मिक्सचर सक्शन हो गया। अब ये वाला जो स्ट्रोक है सेकंड स्ट्रोक, जिसको हम कंप्रेशन स्ट्रोक कहते हैं, कंप्रेशन स्ट्रोक। इस केस में देखें पिस्टन जो है वो डाउनवर्ड था, अब इस केस में पिस्टन जो है ये ऊपर गया। जब ये ऊपर गया तो यहाँ पे आपको पता है गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो कंप्रेस हुए हैं, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे फ्यूल और एयर है, तो ये जी ऐसे जब कंप्रेस होंगे, ठीक है, तो ये कंप्रेशन के नतीजे में क्या होगा कि आपको पता है कंप्रेशन जब होगा प्रेशर भी बढ़ेगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक ठाक प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है।
जब यहाँ पे ये चीज जो है वो बढ़ जाएगी, लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे दोनों जो वैल्व्स हैं ये क्लोज्ड हैं, बोथ वैल्व्स ये क्लोज है। यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो अच्छा खासा बढ़ गया, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो स्पार्क प्लग है, क्योंकि इतना टेम्परेचर इतना नहीं बढ़ता कि जिससे जो है वो इग्निशन प्रोड्यूस हो जाए। इग्निशन प्रोड्यूस होना वो बहुत जरूरी है, ठीक है, बर्न होना फ्यूल का जो है वो बहुत जरूरी है। उसके लिए ये जो स्पार्क है वो रोल प्ले करता है, जिससे टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो इग्निशन होती है। उस इग्निशन के नतीजे में जो थर्ड स्ट्रोक होता है जिसको हम पावर स्ट्रोक कहते हैं, उसके नतीजे में क्या होता है कि ये जो गैसेस हाई टेम्परेचर प्रेशर के साथ होती है, ये पिस्टन को नीचे जो है पुश करती हैं। जब ये नीचे आ जाता है तो यहाँ पे जो है ये आप देख रहे हैं ये पावर स्ट्रोक है, ठीक है, ये एक्सपेंशन स्ट्रोक भी इसको कहते हैं। इसी स्ट्रोक के नतीजे में जो है जो पावर जो है वो व्हीकल को मिलती है, ठीक है, ट्रांसफर होती है और वर्किंग जो है वो जारी रहती है। लेकिन इस केस में भी आप देख रहे हैं कि ये जो दोनों वेल्व्स हैं ये क्लोज ही होंगे। नेक्स्ट जो लास्ट पे है एग्जॉस्ट स्ट्रोक, उसमें ये जो वेल्व है इनलेट वेल्व ये क्लोज हो जाएगा, ये आउटलेट वेल्व जो है वो ओपन हो जाएगा। तो ये दोबारा जो है वो ऊपर मूव करेगा, यहाँ से गैसेस जो रेजिडुअल गैसेस हैं डिफरेंट मतलब वो यहाँ से बाहर जो है वो आउट निकल जाएंगे एनवायरनमेंट में। तो ये सिंपल सा इसका प्रोसेस है, डिफरेंट जो इनको आपने अच्छी तरह ध्यान में रखना है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो मैं आपको बता देता हूँ कि जो पेट्रोल इंजन है इसकी एफिशिएंसी जो है वो 25 to 30% है, ये बुक पे मेंशन है, ये आपने रीड करना है। दूसरा ये है कि डीजल इंजन का भी डिस्क्राइब किया गया, इसी तरह जो है वो प्रोसेस होता है उसमें भी, लेकिन मसला ये है कि उसमें प्लग नहीं होता, नो स्पार्क प्लग इज नीडेड इन द डीजल इंजन, ये ध्यान में रखना आपने। फिर उसमें जो फ्यूल है वो डिफरेंट रेशो का हम यूज करते हैं, आपको पता है फ्रैक्शन से जब सेपरेट किए जाते हैं तो डीजल इंजन जो है वो उसके लिए फ्यूल सेपरेट होता है और पेट्रोल इंजन के लिए सेपरेट होता है। फिर इसकी एफिशिएंसी जो है वो 35 to 40% होती है, डीजल इंजन की एफिशिएंसी जो है वो पेट्रोल इंजन से ज्यादा होती है, लेकिन ये कंपैरेटिवली स्लो है पेट्रोल इंजन से, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपने इसके हवाले से जो है वो ध्यान में रखना है। एंट्रोपी, लास्ट जो टॉपिक है हमारा एंट्रोपी, उसको देखते हैं एंट्रोपी क्या है। एंट्रोपी की पॉइंट्स हम इधर लिखेंगे, एंट्रोपी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे ये के पर्सपेक्टिव से। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फार्मूला है एंट्रोपी का, चेंज इन एंट्रोपी जो है वो डेल्टा क्यू ओवर टी के इक्वल है। देखिए इसको अगर हम सिंपली जो है वो समझे, फॉर एग्जांपल एक डायग्राम अगर हम बना लें, आपको पता है कि ये हॉट रिजर्वायर है, ये सीटी आ रहा है, T1 है, T2 है, तो हीट जो है वो शिफ्ट होगी यहां से इस तरफ, Q2 की तरफ जो है वो हीट शिफ्ट हो जाएगी, या Q हीट आप सिंपल ले रहे हैं कि जो Q हीट है वो इस तरफ भी शिफ्ट होती है। तो चेंज इन हीट जो तो हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपको पता है कि इस फॉर्म में हम जो है वो इसको लिखेंगे, चेंज इन हीट ये T1 से T2 की तरफ, ये सिस्टम इसी तरह वर्क करता है ना, यानी इसमें जो हीट जो है वो लॉस करेगा और ये सिस्टम जो है वो गेन करेगा हीट, इस तरह हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे ये जो डिफरेंस है ये पॉजिटिव है, वो क्यों, क्योंकि आपको पता है ये जो T2 है ये लेस देन है T1, जब ये फैक्टर जो है वो छोटा हो तो ये ओवरऑल रेशियो जो है वो बिग आएगी, क्योंकि ये जो T2 है ये स्मॉल होगा नीचे डिनोमिनेटर में, तो ये ओवरऑल रेशियो जो है वो बढ़ जाएगी, तो आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा। यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई कि एंट्रोपी जो है वो पॉजिटिव होगी, ऑलवेज जो है वो एंट्रोपी नेगेटिव नहीं होगी, डिक्रीज नहीं करेगी, एंट्रोपी ऑलवेज जो है वो इंक्रीज करेगी। ये एक पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि एंट्रोपी जो है वो एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस, ठीक है। एक ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। दूसरा अगर सिंपल वर्डिंग में आपको बताऊं कि एंट्रोपी क्या चीज है, तो ये बेसिकली डिसऑर्डरनेस है।
डिसऑर्डरनेस जो एनवायरनमेंट में आ रही है वो बेसिकली जो है वो एंट्रोपी है। मतलब आप इसको ये कह सकते हैं कि जो इसके नतीजे में होता है क्या है कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ हीट है, अवेलेबिलिटी ऑफ हीट एनर्जी ये डिक्रीज हो रही है। अवेलेबिलिटी ऑफ हीट एनर्जी जो है ये डिक्रीज हो रही है और डिसऑर्डरनेस जो है ना एनवायरनमेंट में बढ़ रही है। फॉर एग्जांपल आप देख लें ट्रीज हैं डिफरेंट किस्म के जिनको हम जला रहे हैं, अब होता है क्या है उससे काफी ज्यादा हीट जो है वो जनरेट हो रही है जो कि एनवायरनमेंट में जा रही है। तो एनवायरनमेंट जो है वो डिसऑर्डर हो रहा है, टेम्परेचर में वेरिएशन मतलब अनएक्सपेक्टेड जो है वो वेरिएशन आ रही है। तो ये बेसिकली एंट्रोपी है, ठीक है, जो एनवायरनमेंट में डिसऑर्डर आ रहा है। दूसरी तरफ हीट एनर्जी के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो कम पड़ रहे हैं, ठीक है, तो ये भी एक मतलब फैक्टर है इसके नतीजे में। तो सिमिलरली अगर आप देखें कि जो हिंदू बरादरी होती है उसमें क्या होता है कि वो मूर्तों को जो है वो जला देते हैं, उससे भी एनवायरनमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है डिसऑर्डरनेस उससे भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा डिसऑर्डरनेस आती है। अब देखें कितनी ज़्यादा तादाद में जो है वो जलते होंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं कि एनवायरनमेंट में जो चेंज आता है वो बेसिकली जो हीट की वजह से डिसऑर्डरनेस आ रही है, ठीक है, उसको हम एंट्रोपी कहते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बता दिए। एक वो इंपॉर्टेंट पॉइंट और ध्यान में रखना है कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस में जो एंट्रोपी है रिमेन्स कांस्टेंट। रिवर्सिबल प्रोसेस में जो एंट्रोपी है वो कांस्टेंट होती है, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी प्रोसेस जो है 100% जो है वो रिवर्सिबल नहीं है। तो इट्स मीन के जो एंट्रोपी है वो कांस्टेंट नहीं रह सकती। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी जो है वो क्या होगी, तो वो कांस्टेंट होगी। लेकिन कोई भी प्रोसेस जो है वो 100% रिवर्सिबल नहीं है। इट्स मीन कि एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, एंट्रोपी ऑलवेज जो है इंक्रीज ही करेगी, ठीक है। ये पॉइंट है कि ऑलवेज एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज करेगी। ये थोड़ा सा चीजें थी, इनको आपने देखना है अच्छी तरह जो है ध्यान में रखना है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं तो उनको आप देख लीजिएगा, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। ये फार्मूला आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो है वो यूनिट भी आप जो है वो देख सकते हैं, जूल केल्विन, जूल पर केल्विन इसकी यूनिट आ जाएगी एंट्रोपी का। ये इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट्स है। बाकी इंशाल्लाह जो है वो एमसीक्यूज के पार्ट में फर्दर जो एमसीक्यूज हैं कुछ डिस्कस करेंगे, वहाँ से मजीद आपको आइडिया हो जाएगा।